आज हम विजन आईएएस मंथली मैगज़ीन का मई मैगज़ीन जो आई है उसके बारे में हम सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है कास्ट सेंसस। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सेंटर ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उसने कहा है कि एक सेंसस किया जाएगा अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच में। स्टार्टिंग होगी लद्दाख से और उसके बाद ये इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी किया जाएगा और इसमें कास्ट सेंसस भी इंक्लूडेड है। न्यूज़ के बारे में कुछ और जानकारियाँ। ये इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। क्यों पहली बार हो रहा है? क्योंकि इसमें कास्ट डेटा भी इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से आगे बढ़कर बाकी की जो कास्ट है उसका भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा और इसको ऑफिशियली कलेक्ट किया जाएगा डेसिनियल सेंसस के थ्रू। डेसिनियल सेंसस में डिस्क्रिपेंसीज इन स्टेट लेवल कास्ट सर्विस कुछ यूँ है कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में कास्ट सर्वे किया है अपना, जैसे कि बिहार ने, कर्नाटका ने, लेकिन उनमें यूनिफॉर्मिटी की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, क्रेडिबिलिटी की कमी है, जिसकी वजह से उनमें रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी की भी कमी है और काफ़ी ज़्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है। कास्ट सर्वे कास्ट सेंसस से डिफरेंट होता है क्योंकि सेंसस कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड होता है, जबकि सर्वेज में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसको और आसान शब्दों में कहूँ तो होता कुछ यूँ है कि अगर एक पूरे देश पे मान लीजिए आपको डेटा कलेक्ट करना है और बहुत ही डिटेल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप, बहुत ही मेहनत के साथ, उसको बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो वो सेंसस कहलाया जाएगा। लेकिन अगर आप उस पूरी पॉपुलेशन में कोई एक छोटे से सैम्पल में डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर वो सर्वे कहलाएगा। डिजिटल मोड, द अपकमिंग सेंसस, जो आगे आने वाला सेंसस है उसमें मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि डेटा को डिजिटली रिकॉर्ड किया जाए, लोग अपना डेटा खुद भर सकें ट्रेडिशनल पेन और पेपर मोड का यूज़ करने के अलावा। इंडिया में अगर सेंसस की बात करें तो ये एक डेसिनियल एक्सरसाइज है, जिसका मतलब कि हर 10 साल में एक बार इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है और पूरे देश भर का डेटा, चाहे वो एज, जेंडर और हर प्रकार का कास्ट, फैमिली और इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी इस सेंसस में होती है। इससे हमें डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा के बारे में पता चलता है, कंट्री के हर पर्सन के बारे से रिलेटेड। Census have been conducted regularly every 10 years since 1881 in India. सेंसस 1881 से इंडिया में रेगुलरली कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। हालांकि जो लेटेस्ट सेंसस है जो 2021 का, वो होल्ड पे रख दिया गया था कोविड-19 की वजह से। लीगल फ्रेमवर्क कैसा होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो ये एक यूनियन सब्जेक्ट है जो कि एंट्री 69 में आता है ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है कि फॉर कंडक्ट ऑफ सेंसस, सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल 1990 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क अलॉन्ग विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंसस ऑफिसर्स। मतलब क्या कि सेंसस कंडक्ट कराने के लिए सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990 एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद सेंसस ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताते हैं। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर RGNCC ये ऑथराइज्ड है कि ये सेंसस प्रोफार्मा को डिज़ाइन कर सकें, जिसमें कि कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जा सके विदाउट अमेंडिंग द एक्ट। अगर हम कास्ट सेंसस की हिस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कास्ट सेंसस 1881 से 1941 तक किए गए थे। द लास्ट ऑफिशियल डेटा कास्ट सेंसस का, जो लास्ट ऑफिशियल डेटा है वो 1931 का सेंसस है, ना कि 1941 का। क्यों? क्योंकि उस डेटा को पब्लिश नहीं किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951 में कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि हर कास्ट के पैमाने को हटा दिया गया था, एक्सेप्ट SC और SC। SC और ST को नापने के अलावा किसी दूसरी कास्ट को नहीं इसमें देखा गया। 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट से कहा कि वो अपना सर्वे खुद कंडक्ट करें और स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट बनाना चाहें, अगर वो OBC की तो वो बना सकते हैं। 2011 के सेंसस में एक सेपरेट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC का गठन किया गया, वॉज ऑल्सो हेल्ड, लेकिन इसका डेटा पब्लिश नहीं किया गया। कास्ट सेंसस की ज़रूरत क्या है? पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, आर्टिकल 340 मैंडेट करता है ये कि एक कमीशन का गठन किया जाए जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इन्वेस्टिगेट कर सके। दूसरा, पॉलिसी मेकिंग। अगर हमारे पास
सही डेटा अवेलेबल है तो हम उससे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर सकेंगे और वेलफेयर स्कीम्स उसी के आधार पर बना सकेंगे और जिसे जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से रिसोर्स एलोकेट कर सकेंगे। ओबीसी ग्रुप्स का ये कहना है कि उन्हें नेशनल रिसोर्सेज में उतना हिस्सा नहीं मिल रहा। वो क्लेम कर रहे हैं नेशनल रिसोर्सेज, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके जो उनका जितना बनता है हिस्सा उन्हें उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि डेटा को अपडेट नहीं किया गया है। तो अगर सपोज़ करिए कि पुराने डेटा से अगर हमें स्थिति बेहतर नज़र आती है, लेकिन बाद में स्थिति अगर ख़राब हो गई है और हमारे पास अभी भी पुराना डेटा है, तो उस हिसाब से हम रिसोर्सेज को उस तरीके से इक्वली इक्वेट अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं सभी को। और जब तक सभी का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास भी नहीं होगा। अफर्मेटिव एक्शन, इट इनेबल्स बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स फॉर रिजर्वेशन। हमें पता चलता है कि आखिर वो कौन सा ग्रुप है जिसको कि सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन में हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो, या फिर ऑल्सो बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द इफेक्टिवनेस सच पॉलिसीज़ फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट। यानी कि अगर कोई ऐसी पॉलिसीज़ पहले से बन चुकी है तो उसमें क्या एडजस्टमेंट करने हैं, क्या वो पॉलिसी सही है, क्या उसका सबको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बात भी कैसे तय होती है अगर हम कास्ट सेंसस कर रहे हैं। तो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं जो कि इस कास्ट को एक रिलेवेंट क्राइटेरिया, सोल क्राइटेरिया या डोमिनेंट क्राइटेरिया बताती हैं, ताकि बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन किया जा सके। और उन्होंने डिमांड किया है कि डिटेल्ड कास्ट वाइज डेटा रिलीज़ किया जाए ताकि उसी के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बने। ओबीसी रिजर्वेशन की डिमांड जो है बहुत सारे ग्रुप्स की में बढ़ रही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठास और हरियाणा में जाट। तो ये डिमांड कितने हद तक सही है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखने के बाद पता चलेगा, जिसके लिए कास्ट सेंसस का होना ज़रूरी है। सब कैटेगराइजेशन की बात करें तो ये हमें ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन में हेल्प करता है, जिससे कि हम इंट्रा ग्रुप डिस्पैरिटीज़ को कम कर सकें और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें रिसोर्सेज का। 2017 में ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन को लेकर जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करी है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस एक सेंट्रल डेटाबेस है सभी कास्ट का, इनमरेटेड विद फुल ट्रांसपेरेंसी, जिससे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो। ये एक ऑब्जेक्टिव मैनर इज नेसेसरी अमिड्स वेरियस स्टेट लेवल डिस्क्रिपेंसीज इन कास्ट सर्वेस फॉर अ डेटा ड्रिवन गुड गवर्नेंस प्रोसेस। कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस, एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जाए सभी कास्टों का, जिसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे कि स्टेट लेवल जब स्टेट अपने लेवल पे कोई सर्वे करता है तो उसमें कई सारी कमियां रह जाती हैं, वो कमियां इस नेशनल लेवल के कास्ट सर्वे में, कास्ट सेंसस में ना हो, जिससे कि एक डेटा ड्रिवन गुड गवर्नेंस प्रोसेस को किया जा सके। इश्यूज एसोसिएटेड विद कास्ट सेंसस, क्या क्या इश्यूज हैं कास्ट सेंसस को रिलेटेड? पहले तो डेटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग, क्योंकि अगर लोग खुद से जैसे बताएंगे, अगर आप के घर में कोई आता है, नॉक करता है और फिर वो आपसे पूछता है कि आपकी कास्ट क्या है, तो आप बताएंगे उसे। तो सेल्फ रिपोर्टिंग ऑफ कास्ट, इसमें आप हो सकता है आप अपनी ही बता दें, या हो सकता है आप अपनी ना बताएं। तो इससे क्या होगा? इससे मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उस कास्ट का। एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ही उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, वो एक तो झूठ ना पकड़ पाए, या हो सकता है कि उन्हें कोई एक कास्ट बताए, वो उस कास्ट को समझ ना पाए, वो स्पेलिंग में कुछ एरर कर दें, जिसकी वजह से क्या हो कि जानबूझ के या अनजाने में कैसे भी उस कास्ट का मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो टोटल अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो पॉलिसी मेकिंग में दिक्कत आएगी। जैसे कि 2011 के SECC में कास्ट काउंट इन्फ्लेट हो गए थे, जो कास्ट है उससे ज़्यादा के नंबर, उससे ज़्यादा नंबर में लोग उस पर्टिकुलर कास्ट में दर्ज हो गए थे ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्रीज। क्यों? क्योंकि एंट्रीज डुप्लीकेट थी एंड मिस स्पेलिंग्स, और स्पेलिंग्स में गड़बड़ियाँ थी, जिससे कि जो डेटा था उसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन अनयूजेबल हो गया। क्लासिफिकेशन इश्यूज़, यानी कि अगर हम ये देखें कि सेंटर और स्टेट लिस्ट में जो कास्ट में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं, जैसे कि हो सकता है कोई एक कास्ट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में OBC के अंदर आती हो, लेकिन वही कास्ट दूसरी स्टेट में OBC के अंदर ना आती हो, वो SC के अंदर आती हो, या फिर हो सकता है जनरल के अंदर आती हो। तो इस केस में क्या होगा कि दिक्कतें आ जाएंगी, जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट। पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ की बात करें तो जो रिकॉग्निशन है सर्टेन कास्ट का, वो इंक्लूजन की डिमांड को ला सकता है इन रिजर्वेशन कैटेगरीज, जिससे कि पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। जैसे कि राजस्थान में गुज्जर एजुटेशन, इसमें गुज्जर ने ये डिमांड किया था कि उन्हें ST का स्टेटस दिया जाए उनकी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स,
कास्ट डेटा कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को इन्हांस कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ही होता आता है, इंडिया एक इतना विविध देश है जहाँ पे इतने विविध प्रकार के लोग रहते हैं, इतनी विविध जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, रिलीजन है, धर्म है और ट्राइब्स, सब इतना मतलब ज़्यादा कल्चर इतना अलग अलग है, तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर हम कास्ट बेस्ड डेटा रिलीज़ करते हैं तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी हो सकता है कि कोई नेता जो है वो नेता इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। प्राइवेसी कंसर्न, जैसे कि अगर आप कास्ट डेटा को डिजिटली कलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है डेटा लीक हो जाए, डेटा सिक्योरिटी का इशू है, प्राइवेसी का इशू है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जहाँ पे डेटा लिटरेसी बहुत कम है। तो किया क्या जाए? पहला तो है कंसल्टेटिव प्रोसेस। जो ऑफिस होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर, उनको एकेडमिक्स, कास्ट ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुपिंग के साथ कंसल्ट करना चाहिए और पब्लिक के साथ भी कंसल्ट करना चाहिए एक बड़े पैमाने पर, ताकि वो ये जो कास्ट एनुमरेशन है उसको एक्यूरेटली कंप्लीट कर सके। कास्ट डायरेक्टरी, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डायरेक्टरी ऑफ कास्ट को क्रिएट करना चाहिए अपकमिंग सेंसस के लिए, ताकि जो क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं क्लासिफिकेशन के, जो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर है बहुत सारे कास्ट का, उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। गवर्नमेंट को सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए ताकि वो एक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार कर सकें किसी एक स्टेट में, कास्ट स्पेसिफिक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार कर सकें हर स्टेट के लिए, उस ड्राफ्ट लिस्ट को ऑनलाइन पब्लिश कर सकें, सजेशंस को इनवाइट करें, कमेंट को इनवाइट करें पब्लिक से फाइनलाइज करने से पहले, और फिर ही उसे इन्यूमरेटर्स को दें। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि ऑफिशियल्स और स्टाफ जो कलेक्ट कर रहा है कास्ट डेटा को, उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि अगर कोई डुप्लीकेट ऐसी आइडेंटिटी आ जाती है या कोई स्पेलिंग एरर्स होता है तो वो ना हो कास्ट एनुमरेशन में। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें, जिससे कि एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। और जैसे कि पीटर ड्रकर का एक वाक्य है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज, जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये कास्ट डेटा, कास्ट सेंसस के सपोर्ट में एक लाइन हो गई। थैंक यू।